वैसे रोड कैसे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं ना? क्या शहरों के बाहर और शहर के अंदर सड़क बनाने से बड़ी समस्या हल हो जाएगी? और क्या रिकॉर्ड तेजी से बन रही रोड टिकाऊ हैं? ये जानने के लिए ही खास मेहमानों का अब मैं स्वागत करना चाहूंगी मंच पर। सबसे पहले अभिजीत सिन्हा जी, जो कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनएचईवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो हमें मंच पर ज्वाइन करें। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सेवाराम जी को, जो मशहूर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट अभिषेक सक्सेना जी, प्लीज जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। और अभिषेक सक्सेना की मैंने बात की, आपको बता दें आरएफआईडी प्रोजेक्ट लागू करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। अब रोड की बात हो रही है तो रोड सेफ्टी की बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुरुक्षेत्र जी का भी कि हमें आप स्वागत के साथ, तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज, आपसे जुड़े सवाल। और इस बीच सबसे पहले मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर किस तरीके से हाईवेज की जब हम बात करते हैं, और क्योंकि यहाँ जेनजी मुझे नजर आ रहे हैं सर, सब कुछ हाईटेक तो होता जा रहा है, और ई हाई क्या है, ये मैं सबसे पहला सवाल अभिजीत जी आपसे करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के आज के जमाने में बात करते हैं तो हम स्टेट हाईवेज की बात करते थे, अभी तक नेशनल हाईवेज की हम बात करते थे, नेशनल एक्सप्रेस की भी बात हो चुकी है, अब ये ई हाईवे क्या है सर? तो नमस्कार और टीवी 9 का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जेनजी जितना हाईवे दुनिया में दिख रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो भारत में बन रहा है उसकी झलक हम लोग आज अगर आप दुनिया भर में देखें तो जर्मनी और अमेरिका के पास अलग अलग मॉडल हैं। जर्मनी का मॉडल ओवरहेड वायर्स का है जिसके ऊपर आप ट्रक चला सकते हैं, और वो जो पेंटोग्राफ वायर्स हैं उसमें बैटरी जो ट्रक की होती है वो बहुत छोटी होती है। इससे उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे कम होती है। अमेरिका का जो मॉडल है वो टेस्ला कार मॉडल है, जिसमें कार अपने चार्जर के साथ एप्पल टू एप्पल, एप्पल के नेटवर्क की तरह बहुत कॉम्पैक्ट नेटवर्क में बंधे होते हैं, और पूरा अमेरिकन जो ईस्ट कोस्ट है उनका जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर वो पूरा हाईवे बन चुका है। लेकिन भारत ने ना जर्मनी के मॉडल को अपनाया ना अमेरिका के मॉडल को अपनाया, भारत ने अपने मॉडल अपनाए क्योंकि हमारे पास वो एक्सटेंडेड आर्म वाले व्हीकल नहीं हैं। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फिर से रीस्टार्ट करना भी नहीं चाहते। और दूसरा, टेस्ला की कीमत और टेस्ला का जो सेगमेंट है वो भारत में आप बड़े वर्ग को दे नहीं सकते। तो भारत का जो हाईवे है वो एक रूट के ऊपर 100 किलोमीटर के बाद एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाने का है, और ये चार्जिंग स्टेशन के ऊपर 36 से 40 चार्जर हों, पेट्रोल पंप से 4 गुना बड़ी इनकी ताकत हो, और करीब करीब 30 किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी यदि खराब होती है हाईवे पे तो ये उसको 30 मिनट के अंदर बैकअप दे सके। ये अच्छी बात है सर, लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल आपसे है, हाईवे तो बन गए, ई हाईवे पर भी मैंने सवाल कर लिया, लेकिन इस हाईवे तक पहुंचना ही मुश्किल हो चुका है सर। अब ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं एग्जीक्यूट होती हाईवे तक पहुंचने से पहले ना पड़े? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीवी 9 भारतवर्ष को कि आपने एक विषय की बुनियाद रखी जो हमारा फ्यूचर है। आजकल हम काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं स्मार्ट रोड के ऊपर। तो स्मार्ट रोड जहाँ पर होगी तो वहाँ पर हमें रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ आपका सवाल आया कि हम शायद हाईवे तक नहीं पहुँच पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं गैप है कि वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम हमारे पास है नहीं। वहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होगी। अभी कुछ दिनों में आप काफ़ी बुरी खबरें सुन रहे हैं कि मौसम की वजह से बहुत सारे हाईवेज पर एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन अगर ये स्मार्ट रोड की फॉर्म में होता तो शायद वो जैसे ही मौसम कम खराब होता है सर, तो रोड हमारी स्पीड सेफ्टी लिमिट एक्सपर्ट से मैं उसको लेकर तो बात करूंगी, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया कि इस हाईवे तक पहुंच अभी तक मुश्किल क्यों है? क्योंकि जाम से जूझना हो या आज के हालात में जिस तरीके का ट्रैफिक हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या उसका कोई सोल्यूशन है? नहीं, देखिए सॉल्यूशन है। जहां हमने एक्सप्रेसवेज की कैपेसिटीज़ को बढ़ाया है, नेशनल हाईवेज की का हमने प्लान किया है, जो हमारा सेकेंडरी नेटवर्क है अभी भी वहां पर काफ़ी स्कोप है कि हमें उसको भी अपग्रेड करना है। वो तकरीबन 95% के करीबन है अगर आप देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी शहर या जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह है या रेलवे स्टेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, वहाँ हमने एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए हमारा जो सड़क है उस पे हमें कंजेशन को कम करने का, तो हमारा ध्यान इन क्षेत्रों पे होना चाहिए। मेट्रो की तरफ तो है अर्बन एरिया में, एग्जैक्टली सर। लेकिन स्टेशन पर
स्टेशन के चारों तरफ, नई दिल्ली में जाएंगे आज की तारीख में, सुबह में कई बार जाता हूं तो मुझे खुद कंजेशन जूझना पड़ता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एयरपोर्ट कुछ जहां दिल्ली की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया, बहुत सारे बड़े शहरों में ध्यान दिया गया, लेकिन छोटे एयरपोर्ट पर जहां उड़ान उड़ान की स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन आधा घंटा मुझे ट्रैवल में लगेगा और 1 घंटा मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगेगा। अनुराग सर, ये एक सवाल एक्सेप्टेबल इसीलिए नहीं है। लेना चाहती हूँ क्योंकि इस ईज ऑफ मूवमेंट में क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मौसम की मार भी हम पर ना पड़े, चाहे बारिश हो या आज के हालात, फॉग, एक्सीडेंट्स की सर ने बात की, रोड सेफ्टी को देखते हुए क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म? मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया या डेवलप करने की कोशिश भी की जा रही है। जैसे अभी आपके पिछले 2 सेशन थे, वहाँ पर आई थिंक दोनों सेक्टर्स में एक सेफ्टी डिविजन्स सभी जगह पर हैं, अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर। रोड सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से यहाँ पर एक रोड सेफ्टी बोर्ड या एक आयोग बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिशें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कामयाब नहीं हो पाई। तो एड्रेस करना तो उस चीज़ को अलग ही बात हो गई। दूसरा, ओपनली पार्लियामेंट में जब हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वी आर सॉरी, वी आर अनएबल टू स्टॉप एक्सीडेंट्स इन इंडिया एंड हु विल, तो एक सबसे बड़ी आयरनी यही है। और दूसरा एक सबसे बड़ी आयरनी है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप जाएंगे, मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो दूसरे डॉक्टर से काम करवाते नहीं है आके। राइट सर। लॉयर्स हैं, लॉयर्स दूसरे लॉयर्स को बुला के वहाँ पर अपना काम नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट में जो इंजीनियर्स हैं या पूरा सेक्टर है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी सर्वे, थर्ड पार्टी ऑडिट एंड देन रिपोर्ट्स, एंड लैक्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर लाइंग इन डस्टबिन्स। सर, आई हैव द सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टू यू कि क्या हाईवेज डिजाइन करते वक्त इस चीज को ध्यान में रखा जाता है या नहीं, लेकिन अब हाईवे तक पहुंच के लिए हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सेफ्टी की बात मैंने की। तो अभिषेक जी, आपका योगदान मैं बता दूं जो हम सब एक्सपीरियंस करते आए हैं, क्योंकि अभी तक हम टोल अगर पार करते थे पर्ची के लिहाज से देखें तो अप्रॉक्स 5 to 8 मिनट्स, RFID के आने के बाद 43 सेकेंड्स। अब तो टारगेट है इसको बाय बाय करने वाले हम बैरियर्स को। क्या उस टारगेट को आप अचीव करने ही वाले हैं? क्योंकि एक डेडलाइन एज ए न्यूज एंकर बता सकती हूँ 31 मार्च 2026 की है, और ऐसे अप्रॉक्स 25 टोल होंगे जहां पर रुकना ही नहीं पड़ेगा। ये कैसे संभव? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हम यहाँ बुलाने के लिए, TV9 भारतवर्ष। सो फास्टैग एज यू कवर्ड कि फास्टैग से एक जो 8 से 10 मिनट का टाइम लगता था वो हम लेस देन 1 मिनट लेके आए हैं। और एक्चुअली ये जीडीपी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। 14% ऑफ जीडीपी हमारा लॉजिस्टिक्स का खर्चा था, जो अब 8% हो गया है बिकॉज ऑफ फास्टैग। तो ये सिर्फ एक सुविधा की बात नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग की भी बात है। और ट्रांसपेरेंसी इससे बहुत बड़ी, बिकॉज पहले क्या होता था, ये पूरा पीपीपी मॉडल पे चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो अगर आपको पता ही नहीं है कितना रियल में टोल कलेक्ट हो रहा है तो फिर वो प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, इन्वेस्टमेंट्स फ्रेश आते नहीं थे। तो एक छोटी सी पहल जो कि बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन था, 10 साल लग गए इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में, बट आज उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और कितना ट्रांसपेरेंसी की वजह से टोल पर होने वाले वायलेशंस भी कम होंगे। डू यू एग्री ऑन दैट? सो करेक्ट। सो नाउ अब जो टारगेट हमारा, जो नेक्स्ट टारगेट है जो आपने अभी बताया कि जो टोल में 43 सेकंड्स का भी वेटिंग है उसको ज़ीरो करने का, तो उसी के उसी के मीन द सेम रिस्पेक्ट देयर इज MLFF टोलिंग इज कमिंग अप, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल फ्री फ्लो। सो मल्टी लेवल फ्री फ्लो में आज जो टेक्नोलॉजी जो 25 हाईवे की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे ANPR कैमरेज इंस्टॉल हो रहे हैं। ANPR कैमरा इज़ अ वेरी हाई एंड कैमरा जिसकी FPS जो 60 से 80 FPS पे काम करता है, और 150 किलोमीटर की भी अगर आप स्पीड से निकलेंगे तो भी वो नंबर प्लेट पड़ सर, जाएगा। आपने स्पीड की बात कर दी है तो सेवाराम सर प्लीज आप ही ये समझा दीजिए। पहले लिमिट 60 थी, फिर 80 हुई, 100 हुई, परमिसेबल 120 भी है, आई नो दैट। तो ये कहाँ तक जाकर रुकेगा अब? देखिए, ये आपका सवाल काफ़ी रोचक भी है और दर्शकों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे जैसे हम हाईवे की स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सप्रेसवे पर जाते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे डिज़ाइन के नॉर्म्स बदल जाते हैं। हम हाईवेज पे एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, जो फ्रीक्वेंट एक्सेस देते हैं हम लगातार, उसको हम कम कर देते हैं। और बाकी आजकल हमने हाईवेज को मैं एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार को, इस सरकार के आने के बाद ही सेफ्टी पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया। पहले सेफ्टी ऑडिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी।
आज ये निश्चित कर दिया गया कि जब भी कोई हाईवे बनेगा वो अलग अलग स्टेजेस में सेफ्टी ऑडिट से गुजरेगा। डिज़ाइन लेवल पे उसका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, ये देखते हुए कि क्या इसमें खतरे की आशंका है। उसमें यूजर के बिहेवियर को देखते हुए, डिज़ाइन को देखते हुए, कहाँ मुझे एक्सेस देना है, कहाँ मर्जिंग देना है, कहाँ डाइवर्जिंग देना है, क्या इन्फॉर्मेशन देना है, क्या मुझे किस टाइप के मेरे रोड साइंस होने चाहिए। तो ये इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर से इसके ऊपर अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। जैसे कि मैंने बोला कि ये मुझे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं कि अगर फॉगिंग कंडीशंस आ गई तो मुझे स्पीड कम करनी है। Okay. क्यों स्पीड कम करनी है? क्योंकि विजिबिलिटी कम होगी, एक्सीडेंट की, दुर्घटना की संभावना है। तो जैसे ही विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड कम होनी चाहिए, वो मेरे साइन बोर्ड पे जानी चाहिए, यूजर को पता चलना चाहिए ताकि वो ध्यान दे सर, अब सके। तो ये कार भी इंडिकेट कर देती है। और अब तो मैं आपके साथ सवाल करना चाहती हूँ ई व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि उसकी भविष्य की संभावनाओं में क्या इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये सिग्नलिंग पहले हो जाती है? देखिए, अगर आप देश में एक्सीडेंट के रेट को कम करना चाहते हैं तो डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन डिज़ाइन अकेला इनको कम नहीं कर सकता है। क्योंकि इंजीनियर्स जिस वक्त रोड को बनाकर कमीशन कर देते हैं पब्लिक के लिए, क्या उसके बाद रोड में बदलाव नहीं होते हैं? क्या डिवाइडर ओपन नहीं किए जाते हैं? राइट। एडिशनल डिवाइडर नहीं लगाए जाते हैं? तो टेक्नोलॉजी को लोगों की गलतियां, लोगों के इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट से एक कदम ऊपर चलना पड़ेगा। इसीलिए जब तक आप व्हीकल को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटली कनेक्ट नहीं करेंगे, बट दैट्स जब इंक्लूडेड इन द व्हीकल्स नाउ सर। किस तरीके से सिग्नलिंग हो जाती है, नॉट स्पीड को एवरीथिंग, लेकर हो या डिस्टेंस को लेकर? अभी अभी इस वक्त जो व्हीकल की स्पीडिंग है वो व्हीकल का इंडिविजुअल सिस्टम है। Alright, व्हीकल को रोड के साथ उसके हाइजीन, टोलिंग, पार्किंग और चार्जिंग, इन तीनों चीज़ों को ऑटोमेशन के तौर पे लाने के लिए हर एक व्हीकल को जियो फेंसिंग हाईवेज पर चलाना जरूरी है। और जियो फेंसिंग हाईवे की जब हम बात करते हैं तो क्या ओरिजिनल डिज़ाइन था, किसी ने उसमें कुछ बदलाव कर दिया, कहीं यू टर्न नहीं था, किसी ने खोल दिया ओके। और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गई। कई सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं जो ओरिजिनल डिज़ाइन में अल्टरेशंस की वजह से होते हैं। इनके ऊपर आप तब तक पकड़ नहीं कर पाएंगे जब तक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करना शुरू नहीं करेगा। और ई हाईवे का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक हाईवे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक हाईवे है। अगर आप ईज ऑफ मोबिलिटी की बात करें तो जैसे स्पीड में आपके आगे एक्सीडेंट हो रखा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे इतना भीषण एक्सीडेंट हो रखा है? आपकी व्हीकल के पीछे जो रडार्स लगे हुए हैं या पीछे जो गैंट्री लगी हुई है वो आपकी व्हीकल को बता सकती है कि आगे मैसिव एक्सीडेंट है, आप यहीं से स्लो करना शुरू कर दो। और यदि मैसिव एक्सीडेंट नहीं है, पूरा रास्ता क्लीन है, तो वो भी बता सकती है कि आगे करीब 25, 30, 50 किलोमीटर तक कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। सो दिस इज द न्यू हाईवे विच वी आर ट्राइंग टू डेवलप, बट इसके लिए बड़े पायलट्स लगते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक हाईवे के पायलट्स अलग लगते हैं, व्हीकल टू, अभी उन्होंने फ्री फ्लो मल्टी लेन का बताया। बदलाव करने के लिए अब फास्टैग एक गाड़ियों के ऊपर 4-4, 5-5 थे, राइट। उसको स्ट्रीमलाइन किया गया। एक फास्टैग आपके वॉलेट से ऐड किया जा सके ताकि आप अगर कल के डेट कोई वायलेशन करती हैं तो आपको पेनल्टी लगाई जा सके। और एक व्हीकल को रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 लेयर्स हैं। राइट। उसका RFID पढ़ा जाता है, व्हीकल की एक इमेजिनिंग की जाती है और Right. प्लस उसके NPR को, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन को भी पढ़ा जाता है, तब एक टोल कटता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव द माइक टू अभिषेक, क्योंकि अब तो पोस्ट पेड टोल की भी बात हो रही है। या जो 3000 का प्लान अभी वैलिड हुआ है, सो इफ़ यू हैव दैट प्लान तो आपको बार बार रिचार्ज या सबकी दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी बार वो टोल ऑन द अदर फैक्टर ऑल्सो कि अगर आपका कैश उसमें या कोई भी अमाउंट नहीं बचा है तो उसके लिए आप बाद में भी पे कर सकते हैं। सो एक्चुअली फास्टैग इज अ जरिया, राइट? बट पीछे आप क्या लगा रहे हैं? सो पीछे प्रीपेड, मेजॉरिटी इज प्रीपेड, बट वो क्रेडिट कार्ड से भी लिंक हो सकता है, वो डेबिट कार्ड से भी लिंक हो सकता है। अब अगर इमेजिन करिए आपका फास्टैग क्रेडिट कार्ड से लिंक है, तो आप आराम से अपना टोल करिए और बाद में आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, आप अपना उसको पे करिए। सो ये सुविधा आज की डेट में भी है। जो नया आया है वो ये आया है कि UPI ऑटो रिचार्ज अब फास्टैग में आ गया है। सो अभी क्या होता था कि जब आप जाते थे लेन, आप देखते थे ट्रक वाले खड़े हुए हैं। Exactly. मेजर रीज़न उसका ये होता था क्योंकि जो ट्रक का ड्राइवर है वो फास्टैग का ओनर नहीं है, वो उसका मालिक है, उसको पता ही नहीं है बैलेंस कितना है। बट ये अभी भी एक हर्डल है, ये इसी अभी भी वजह से hurdle लंबी है। क्यूज देखी जाती है। हाँ, बट यही अब सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट 1 महीने पहले ही ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने ये लॉन्च किया है, तो मैं इसलिए इसके बारे में और बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब फास्टैग जो है वो आपके UPI से ऑटो पे की तरह लिंक हो जाएगा।
तो जैसे ही उसका बैलेंस कम होगा वो अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। तो जो ये छोटे ट्रक वाले हैं जिनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है और बैंक से भी उतना वो जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये एकदम अच्छा तरीका है। सो इस तरह से नए नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ले रही है। ये यूपीआई ऑटो पे भी एक्चुअली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वी आर जस्ट द फर्स्ट वन टू लॉन्च, बट अभी ये सब जगह आ रहा है। मैंने टोल पर होने वाले वायलेशन को लेकर भी सवाल इसीलिए किया था सर। आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का ग्राउंड एग्जीक्यूशन एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसमें हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट वायलेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है? बिकॉज हाईवे स्पीड और इस तरीके के इंसिडेंट और एक्सीडेंट एक बड़ा कंसर्न है सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हम लोग, अगर आपने देखा हो कि एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है, Exactly, लोग 99% लोग अब फॉलो नहीं करते, तो हु आर द पीपल हु आर विजिटिंग ओवर देयर? हम ही लोग ना, जिन्होंने हम क्लास 1 में फेल हो चुके हैं अपने शहर में, उन लोगों को उस एक्सप्रेस वे हाईवे पर 100, 120, इवन कुछ और भी ज़्यादा बदमाश लोग होते हैं, वो 150, 160 भी दौड़ाते हैं वहाँ पर। तो क्या हम जो यहाँ पर फेल लोग हैं, हम उन्हीं को वहाँ पर भेज रहे हैं और फिर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर वो सेफली बिहेव करें? तो जो भी सिस्टम है हमारे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं एक इन्फोर्समेंट सेंट्रिक होता जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोगों को अभी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग तक बनाना नहीं जानते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग होती क्या है। हम लोग फुटपाथ के बारे में नहीं जानते कि फुटपाथ होता क्या है। एंटायर नोएडा, सारे फुटपाथ पर पेड़ लगे हुए हैं, इट्स नॉट मूवेबल, इट्स नॉट वॉकेबल, 99%। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट भी अभी सामने आ रहा है, काफ़ी बार बोल चुका है कि पॉलिसी बनाओ पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए। और अच्छा भी है क्योंकि दिल्ली में पेडेस्ट्रियन लोग 50% लगभग डेथ होती है। पेडेस्ट्रियन की फैसिलिटी यहाँ पर, फुटपाथ, अगर मैं एक एनजीटी का एक रूल यहाँ पर अगर बता दूँ, मैं एनजीटी का एक सिंपल रूल है कि अगर एक पेड़ खड़ा हुआ उसके चारों तरफ आपने 6 फुट जगह खाली छोड़नी है। अगर वो रूल 100% यहाँ पर लागू हो जाए तो पूरी दिल्ली का फुटपाथ जो है ना उजड़ जाएगा, वॉकेबल रहेगा ही नहीं। और उस पर भी इंजीनियर्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर जो कि वहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन करते हैं उसके चारों तरफ, उस पर सीधा 10-10 हज़ार का पर पेड़, 10-10 हज़ार का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ये लोग ज़्यादा डेथ पेडेस्ट्रियन की होती है, तो हम लोग आज तक सुप्रीम कोर्ट ये डिमांड कर रहा है कि पेडेस्ट्रियन के लायक पॉलिसी लेके आओ। मैं हाईवे की बात करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हाईवे के जितने भी फ्लाईओवर्स जहाँ पर भी बने हुए हैं, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी लगभग ज़ीरो है। क्योंकि वहाँ पर हाईवे नॉर्म्स लगाए जाते हैं। हाईवे मीन्स व्हीकल्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एड्रेसिंग टू एनी व्हीकल ओ पेडेस्ट्रियन। तो अगर सिचुएशन हम लोग वो देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग की डेफिनेशन नहीं जानते, रोड क्रॉसिंग्स कैसे होनी चाहिए, चैनलाइज होनी चाहिए पेडेस्ट्रियन सेफली। मैं, हमारे सर बैठे हुए हैं साथ में सेवाराम जी, यहाँ पर जितने भी चैनलाइज्ड के रिफ्यूज आइलैंड्स बनाए जाते हैं, आइलैंड्स का मतलब ही नहीं पता कि रिफ्यूज आइलैंड होते किस लिए हैं। पेडेस्ट्रियन एक रोड से, एक मीडियन से कवर कर रहा है, बीच में आया, बीच से आइलैंड पर आया, उससे दूसरी तरफ जा रहा है। यहाँ पर ट्रेडिशनली व्हाट वी आर डूइंग, उसको फेंसिंग करेंगे, उसमें पूरा ग्रीनरी वर्क करेंगे, बिकॉज वी हैव टू गो ग्रीन करेंगे, विजिबिलिटी खत्म करेंगे। हम पेडेस्ट्रियन को मजबूर करते हैं हम अपने एक्ट्स के द्वारा कि वो सड़क से सड़क पर ही रहे और Right, मरे यहाँ sir. पर। दूसरा, वहाँ पर कभी मूर्ति लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे, मतलब सर, इस ट्रेडिशनली वी आर फैक्ट को डूइंग तो दिस रूल थिंग। आउट नहीं किया जा सकता। जहां हम 2025 में ई व्हीकल्स को लेकर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वहीं बेसिक चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये भी फैक्ट है सर। देखिए, मानव का जो स्वभाव है उसके हिसाब से अच्छे लोग भी सड़क पे चलते हैं, बुरे लोग भी सड़क पे चलते हैं। जिनकी ड्राइविंग की इस तरह की टेंडेंसी है, रैश ड्राइविंग की, रफ ड्राइविंग की, उनको कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली उनको एक एक करके स्क्रीन करें, स्टॉप करें, पेनलाइज करें, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें। अगर एक हाईवे पे स्पीड लिमिट 120 है तो आपकी व्हीकल उस हाईवे की, ये तो फिक्स है ना कि कौन से हाईवे पे कितनी स्पीड लिमिट है, ये फ्लैक्चुएटिंग तो है नहीं। तो उस गाड़ी के ऊपर ऐसे कंट्रोल लगाए जा सकते हैं कि उस पे 120 चलेगी और शहर में घुसने के बाद वो 80 से ज़्यादा जाएगी सॉरी नहीं। टू बटन सर, लेकिन हमारा खुद का परसेप्शन है कि जिस तरीके के नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं या बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हम कहाँ ड्राइवरलेस कार का सपना लेकर बैठे नहीं, हैं। ड्राइवर लेस कार की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं, आपकी गाड़ी के क्योंकि ऊपर अब आप अगर देखिए सिम। ना, ग्लोबली अगर आप देखें जिस तरीके से इन्वेंशन हो रहे हैं, जी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइवरलेस कार्स की बात हो रही है, फ्लाइंग कार्स तक की बात हो रही है। तो आज के इस हालात में जब तक हम
ग्राउंड रियलिटी को नहीं सुधारेंगे, कहाँ हम इस टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? सो ग्राउंड रियलिटी को सुधारने के लिए व्हीकल को इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करना ज़रूरी है। जो व्हीकल, जो हाईवे की जियो फेंसिंग है, एक्चुअल हाईवे का जो स्पेस है, कहाँ यू टर्न है, कहाँ लाइट है, कहाँ स्लो डाउन होना, कहाँ जेब्रा है, इन सब इंफॉर्मेशन को व्हीकल को रीड कराइए, ड्राइवर को रीड कराने की जगह। ड्राइवर शुड बी कंस्ट्रेंट। आपके पास ऑटोनोमस 3 लेवल की गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर में, आप 4th और 5th लेवल को इंट्रोड्यूस कीजिए। ड्राइवर को मत हटाइए, लेकिन कंट्रोल तो दीजिए। 120 की स्पीड नहीं है उस हाईवे पे, आपकी गाड़ी उसके ऊपर जानी नहीं चाहिए, 80 किलोमीटर पे रुक जानी चाहिए, उससे ऊपर वो एक्सेलरेट ना करे। क्या इतना गवर्नेंस ऑटो इंडस्ट्री इंडिया में नहीं हैंडल कर सकता? सर एक लास्ट सवाल है, समराइज करिएगा इस बात को, इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट सख्ती से क्यों नहीं किया जाता फिर? नहीं जो देखिए, मुद्दे सर ने उठाए उसकी हकीकत तो ये है कि वो लागू हो ही नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, क्या सख्ती नहीं है इसीलिए? नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मैं थोड़ा सा बस समझाना चाहता हूँ कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो आप आश्चर्यित होंगे कि हमारे प्लानिंग के ट्रायंगल में पैदल चलने वाला सबसे ऊपर होता है, उसके बाद साइकिल को हम तवज्जो देते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो नॉलेज है, जो डिज़ाइन के नॉर्म्स है, वो हमारे यूजर बिहेवियर सेंट्रिक नहीं है। हमें कहीं ना कहीं यूज़र के बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो क्या चाहता है। मैं सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, समय लूँगा कि हम पैदल चल के जब हम सड़क को क्रॉस करते हैं तो कई बार हम या तो फुट ओवरब्रिज बना देते हैं या हम सबवे बना देते हैं। वो सबवे इस टाइप के हैं कि काफ़ी सबवेज हमने खुद स्टडीज़ की है, 60% के करीबन वो क्राइम ओरिएंटेड हो गए हैं, क्योंकि आप उसके अंदर जा नहीं सकते। फुट ओवर ब्रिज पे ये होता है कि आप चढ़ने के लिए कोशिश तो करोगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं सेफ मेंटेन नहीं होते हैं। राइट सर, और वो पेडेस्ट्रियन फिर क्या करता है, रिस्क लेकर के सरफेस पे क्रॉस करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली सर। और वही इनका सवाल जो था, अच्छा सवाल था कि आप क्रॉस कर रहे हैं, कम से कम मीडियन पे एक स्पेस तो दें ताकि आधा क्रॉस कर जाए। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमारे जो डिज़ाइन की जो प्रैक्टिस है, राइट सर, उस पे गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हम बना चुके हैं। और लेकिन उन गाइडलाइंस को फॉलो करना हम सभी का काम है, और सुरक्षा की जहां तक बात आती है उसके मुताबिक हमें नियमों का पालन भी बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिएगा। बिल्कुल, माफी के बिल्कुल। साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, समय की कमी है, आप सभी ने हमें ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।